दोस्तों, आमतौर पर कहा जाता है कि किसी भी प्रेम प्रसंग के अंदर अगर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कोई होती है तो दोनों लोगों के बीच में प्यार होता है। लेकिन अगर ये प्यार ना हो, सिर्फ और सिर्फ आकर्षण हो, अट्रैक्शन हो, तो ये जो प्यार होता है कई बार इसको हवस भी बोला जाता है या फिर कुछ और इन सारी चीज़ों का जो अंजाम होता है ये इतना ज़्यादा खौफनाक होता है, इतना ज़्यादा भयावह होता है कि उसके बाद में जब असलियत लोगों तक पता चलती है तो लोग जब इस पूरी कहानी को सुनते हैं तो उसके बाद अपने कानों पर हाथ रखते हैं। और आज की कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक 44 साल का व्यक्ति जो कि अपने ही साथ काम करने वाली एक 22 साल की लड़की के साथ में प्रेम संबंधों में आ जाता है। और उसके बाद में जब इन दोनों के बीच में विवाद होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जब ये दोनों एक ना हो पाते हैं, उसके बाद में वो जो 44 साल का मैनेजर था वो अपने ही साथ में काम करने वाली लड़की के साथ में कुछ इस तरीके का करता है जिसको आप लोग सुनेंगे तो यकीनन आप लोग भी हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और आप लोग ये सोचेंगे कि इस व्यक्ति को इस तरीके का क्राइम करने की क्या ज़रूरत पड़ी थी। अब जब समाज में उसकी ये बात पता चल रही है और लोग जब इस पूरी घटना को सुन रहे हैं तो इस समय लोग अपने कानों पर हाथ रख रहे हैं। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोगों को बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, आज की घटना की शुरुआत करें तो आज की घटना की शुरुआत होती है झारखंड से। और झारखंड में एक जगह पड़ती है धनबाद, जो कि कोयलांचल में आता है धनबाद। और इसी धनबाद में दोस्तों एक जगह पड़ती है गाँव मनईटांड। और इस मनईटांड में एक लड़की रहा करती है, एक लड़की निशा, जिसकी उम्र 22 साल के आसपास है। निशा के पिता जिनका नाम दीपक भगत है और दीपक भगत ने अपनी बेटी निशा की शादी कर दी है। शादी करने के बाद में ये जो परिवार था काफ़ी ज़्यादा खुश था। निशा भी अपने ससुराल पहुंचती है। ससुराल पहुंचने के बाद में अपने सास ससुर और बाकी परिवार के साथ में काफ़ी अच्छा व्यवहार करती है, अपने पति से भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। लेकिन उसके बाद में जब ससुराल में रहती है तो ससुराल में रहने के बाद में इसको एक दिन लगता है कि अपने मायके जाना चाहिए। और इसी रविवार को ये अपने मायके आती है। अब इसी रविवार को जब ये मायके आती है, मायके आने के बाद में अपने परिवार से मिलती है, माँ से मिलती है, बाबा से मिलती है, सब लोगों से मिलती है, काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि उसी बीच में ये अपने पिता से कहती है कि उसे मार्केट तक छोड़ दीजिए। रविवार वाले दिन की ये बात है, मुझे कुछ कपड़े खरीदने अपने फ्रेंड्स के साथ में जाऊँगी और शॉपिंग कर लूँगी, उसके बाद घर वापस आ जाऊँगी। तो जो पिता होते हैं दीपक भगत, ये अपनी बेटी निशा को अपनी बाइक पर बिठालते हैं। और बाइक पर बिठालने के बाद में एक जगह पड़ती है जिसको बैंक मोड़ बोलते हैं, जो इसी धनबाद में है। इसी धनबाद में बैंक मोड़ है, वहीं से मार्केट शुरू होती है। उस बैंक मोड़ पर ये अपनी बेटी को छोड़ देते हैं। उसके बाद घर वापस आ जाते हैं। कहते हैं शॉपिंग करने के बाद में तुम अपनी सहेलियों के साथ में शॉपिंग कर लेना और शॉपिंग करने के बाद में टेम्पू, ऑटो या फिर ऐसी चीज़ पकड़ कर तुम घर वापस आ जाना। अब जो निशा थी ये चली जाती है अपनी सहेलियों के पास में। उधर जो पिता था ये घर वापस आ जाता है। पिता अपने कामकाज में लग जाता है। माँ खाने वाने की तैयारी कर रही है। घर में बेटी आई है, ससुराल से आई है। पूरे घर में काफ़ी ज़्यादा खुशी का माहौल है, सब लोग खुश हैं। अब दोस्तों, इधर जब परिवार वाले अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं तो जो पूरा दिन था ये यूं ही गुजर जाता है। उसके बाद में शाम हो जाती है, लेकिन बेटी अभी तक नहीं आई थी। उसके बाद में ये लोग बेटी का मोबाइल फ़ोन ट्राई करते हैं। अब जैसे ही मोबाइल फ़ोन ट्राई करते हैं, मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ या फिर आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज एरिया, क्योंकि दोस्तों मोबाइल स्विच ऑफ था तो लगेगा कैसे। अब जब मोबाइल फ़ोन लगता नहीं है तो ये जो परिवार वाले थे ये अपनी बेटी को जगह जगह ढूंढते हैं। उसकी जो फ्रेंड थी उन सबको कॉल करते हैं, क्या हमारी बेटी आज तुम्हारे साथ थी। तो वो जितनी भी फ्रेंड होती हैं वो या तो ना कहती हैं या फिर कहती हैं कि या फिर किसी का नंबर नहीं लगता है। अब इस तरीके से जब बेटी निशा का कहीं पर भी पता नहीं लगता है तो ये जो परिवार वाले होते हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अब जब परिवार वाले परेशान होते हैं तो दौड़ते हैं, भागते हैं और रात के ही समय जो बैंक मोड़ है यहीं पर एक पुलिस थाना है, उस पुलिस थाने में पहुँचते हैं। और पुलिस थाने में पहुँचने के बाद में कहते हैं कि साहब, हमारी बेटी निशा जो कि रविवार आज के ही दिन अपने ससुराल से आई थी, हमसे कहा कि शॉपिंग करनी है तो मुझे बैंक मोड़ पर छोड़ दीजिए, उसके बाद मैं मार्केट से अपने दोस्तों के साथ में शॉपिंग कर लूँगी, घर वापस आ जाऊँगी। लेकिन पूरा दिन गुजर चुका है साहब और शाम का भी वक्त हो चुका है और हम लोग उसका मोबाइल भी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हमारी बेटी का कहीं पर भी कोई पता नहीं। अब दोस्तों, पुलिस वाले पहले तो यही कहते हैं कि शायद किसी मिलने वाले के घर गई हो या फिर वगैरह वगैरह चीज़ें, लेकिन उसके बाद पुलिस वाले रिपोर्ट लिखते हैं और ये जो परिवार था ये घर वापस आ जाता है। अब दोस्तों, पूरी रात गुजर जाती है। ये परिवार वाले परेशान हैं और हैरान भी हैं, क्योंकि अक्सर बच्ची अगर कहीं जाती थी शादी से पहले तो घर वापस आ जाती थी, लेकिन शादी के बाद ऐसी कहाँ चली गई कि उसका मोबाइल फ़ोन भी नहीं लग रहा है। अब हर जगह परेशानी, जाएँ तो जाएँ कहाँ, किससे कहें। अब बड़े परेशान हैं ये माता पिता के। उसी समय जब सुबह का वक्त होता है
तो इसी बैंक मोड़ पर एक जगह पड़ती है, एक मार्केट पड़ता है श्री राम प्लाज़ा, और इसी श्री राम प्लाज़ा में एक टाटा म्यूचुअल फंड का ऑफिस चलता है। अब उस टाटा म्यूचुअल फंड के ऑफिस में जैसे ही सोमवार के दिन यानी मंडे वाले दिन, रविवार की ये पूरी बात थी जब वो लड़की गायब हुई थी, अब मंडे वाले दिन जैसे ही इस टाटा म्यूचुअल फंड के जो कर्मचारी होते हैं वो जब इस ऑफिस में आते हैं तो देखते क्या है कि एक लड़की है जो कि गंभीर अवस्था में घायल पड़ी हुई है। अब जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो लड़की देखने के बाद में प्रतीत होता है कि उसकी मौत हो चुकी है। लड़की पहचान ली जाती है, ये लड़की कोई और नहीं बल्कि निशा है। निशा जो कि इसी टाटा म्यूचुअल फंड में नौकरी करती थी पहले, अब ये मृत पाई गई है। अब तुरंत वहीं पर पुलिस को खबर की जाती है। पुलिस भी दौड़ी दौड़ी भागी भागी वहाँ पर पहुँचती है और निशा के परिवार वालों को भी इत्तला की जाती है। निशा के जो परिवार वाले होते हैं, माता पिता, सब लोग दौड़े दौड़े भागे भागे उस टाटा म्यूचुअल फंड के ऑफिस पहुँचते हैं। तो देखते क्या है कि जो मृत अवस्था में जो लड़की पड़ी हुई है वो कोई और नहीं बल्कि इनकी ही बेटी है। अब जैसे ही अपनी बेटी को इस अवस्था में देखते हैं ये परिवार तो दहाड़े मार मार कर, चीखें मार मार कर रोने लग जाता है। एक नन्ही सी बिटिया जिसकी उम्र 22 साल है, उसकी अभी शादी की थी, उसके अभी हाथ पीले किए थे। क्या ऐसा क्या हो गया, किससे कोई दुश्मनी थी कि उसने उसकी हत्या कर दी। अब पुलिस भी उस पूरे एरिया को काफ़ी गहरी तरीके से जांच करती है, उस पूरे क्राइम स्कैन को एक तरीके से सील करती है और एक छोटी बड़ी चीज़ को बहुत बारीकी से देखती है। लेकिन उस बारीकी से देखने के बाद में पुलिस को पता चलता है कि ये जो निशा है इसके शरीर पर चाकुओं से कई बार बड़ी ही बेरहमी से वार किए गए और उसके बाद में जब निशा की मौत हो गई तो उसकी डेड बॉडी को कातिल जो है वो यहीं पर छोड़कर चला गया। अब जैसे ही पुलिस उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है, सबसे पहले उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है क्योंकि डेड बॉडी की पहचान हो चुकी थी। ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि निशा, जिसकी उम्र 22 साल है। अब सबसे पहले पुलिस वाले जो थे वो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं जो सुबह सुबह यहाँ आए थे उनसे पूछताछ करती है क्या हुआ। तो वो लोग सारी बात बताते हैं कि इस तरीके से हम लोग आए, इस तरीके से ऑफिस के अंदर निशा की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उसके बाद हमने पुलिस को फ़ोन किया, निशा के घर वालों को फ़ोन किया गया। अब उसके बाद में जो पुलिस होती है ये सबसे पहले जो दीपक भगत होते हैं जो निशा के पिता हैं उनसे पूछताछ करती है। लेकिन दोस्तों जो निशा के पिता पुलिस को जो बातें बताते हैं वो बातें वाकई हैरान करने वाली होती हैं, परेशान करने वाली होती हैं। दरअसल जो निशा के पिता हैं वो दो लोगों पर अपना शक जताते हैं। एक व्यक्ति जिसका नाम नीरज आनंद, जिसकी उम्र 44 साल के आसपास है, और एक उसका दोस्त राहुल जो साथी है उसका। अब राहुल और नीरज आनंद का नाम आता है तो जो नीरज आनंद के बारे में जब पुलिस पता करती है तो पता चलता है कि जो नीरज आनंद है वो इसी टाटा म्यूचुअल फंड में मैनेजर की पोस्ट पर है। अब उसके बाद में पुलिस जब नीरज आनंद और जो जिसकी मृत्यु हो चुकी है निशा, अब इसके बारे में जब पूरी डिटेल निकालती है तो उसके बाद जो कहानी निकल के आती है वो इस प्रकार थी। दरअसल जो निशा थी ये अपने माता पिता के साथ में अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। उसी बीच में निशा जब अपना हाई स्कूल इंटर जो भी उसने पढ़ाई की थी जब वो कर लेती है तो उसके बाद एक नौकरी की तलाश करती है। अब जब नौकरी की तलाश करती है तो इसी टाटा म्यूचुअल फंड में जो कि श्री राम प्लाज़ा में है धनबाद के अंदर, इसी के अंदर इसको नौकरी मिल जाती है कंप्यूटर ऑपरेटर की। अब जब कंप्यूटर ऑपरेटर की इसे नौकरी मिल जाती है तो उसके बाद ये यहीं पर नौकरी करने के लिए जाती रहती है। अब उसके बाद में जो इनका मैनेजर होता है जिसका नाम नीरज आनंद, उम्र 44 साल के आसपास है, उससे इसकी नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, दोस्ती होती है। अब जब दोस्ती होती है एक तरीके से एक ही जगह दोनों लोग काम करते थे तो इनकी जो दोस्ती थी ये प्यार में बदल जाती है। अब जब दोस्ती, प्यार, मोहब्बत ये सारी चीज़ें होती हैं तो कई सालों तक इनके जो एक तरीके से रिश्ता होता है प्यार मोहब्बत वाला, या फिर इस रिश्ते को जो भी नाम दें, ये चलता रहता है। अब सारी चीज़ें ठीक चलती हैं। इसी बीच में जो निशा है जिसकी उम्र 22 साल है, उसके पिता निशा का रिश्ता किसी दूसरी जगह तय कर देते हैं और निशा के पिता को ये भी पता चल जाता है कि निशा जो है वो अपने ही जहाँ पर काम करती है वहीं पर जो मैनेजर है जिसका नाम नीरज आनंद है, उम्र 44 साल के आसपास है, उसके साथ प्रेम संबंधों में है। उसके पिता निशा पे दबाव बनाते हैं। अब निशा जो थी अपने पिताजी का कहना मानती है, उनका एक तरीके से दबाव में आ जाती है और जो नीरज आनंद है उससे अपना रिश्ता तोड़ देती है। उसके बाद में निशा की शादी हो जाती है, निशा अपने ससुराल चली जाती है। अब जब निशा ससुराल चली जाती है उसके बावजूद भी जो नीरज आनंद था ये आए दिन निशा को फ़ोन करता है। इन दोनों के बीच में लगातार बातें होती हैं क्योंकि निशा अब अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर चुकी थी, वो एक तरीके से फॉरवर्ड कर चुकी थी, मूव ऑन कर चुकी थी। अपने परिवार की, अपने माता पिता की इज्जत की वजह से उसने शादी भी कर ली थी और वो अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा खुश थी। उधर जो नीरज आनंद था 44 साल इसकी उम्र थी, लेकिन इसे इस 22 साल की निशा की इस कदर आदत पड़ जाती है। उसके साथ में टाइम स्पेंड किया था, उसके साथ में वक्त गुजारा था, हर उस तरीके से उसके साथ में रहा था। जब कुछ साल प्रेम संबंध रहे होंगे तो आप समझ सकते हैं आजकल का दौर।
तो इस कदर उसका दीवाना हो जाता है, किसी भी तरीके से निशा को भूल नहीं पाता है। उसके बाद में निशा से यही कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन निशा उससे किसी भी तरीके का रिश्ता रखना नहीं चाहती। निशा अपनी ज़िंदगी में खुश थी, सब कुछ ठीक था कि इसी बीच रविवार वाले दिन, इसी रविवार को निशा जब अपने मायके आती है, उसी समय नीरज आनंद निशा को कॉल करता है और उससे कहता है कि वह तुमसे मिलना चाहता है। अब जब रविवार का दिन था तो निशा कहती है कि ठीक है, अब एक बार मुलाकात हो जाएगी तो उसे समझा देगी। इस तरीके से निशा जो है वो रविवार के दिन इसी टाटा म्यूचुअल फंड के ऑफिस चली जाती है और ऑफिस जाने के बाद में जब इससे मुलाकात करती है तो उसके बाद में जो नीरज आनंद था ये निशा को एक तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करता है। शायद ये उससे कह रहा हो कि उसके साथ में रिलेशनशिप में रहो, भले ही तुमने शादी कर ली है लेकिन उसको नहीं छोड़ो, शायद इस तरीके की बातें कह रहा हो। अब इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है। जब इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है तो जो नीरज आनंद था ये वहीं पर रखे हुए चाकू से, शायद ये उस चाकू को पहले से अपने साथ लेके गया था या फिर वहीं पर चाकू मौजूद था, उस चाकू से निशा के गले पर, उसके शरीर पर इतने ज़्यादा वार करता है कि मौके पर ही निशा की मौत हो जाती है। अब रविवार का दिन था, ऑफिस के अंदर कोई था तो नहीं, इसलिए उसकी डेड बॉडी को वहीं पर छोड़ता है क्योंकि घबरा जाता है। अब डेड बॉडी को कहाँ ठिकाने लगाए, इसलिए मौके से 9-11 हो जाता है। अब जब पुलिस इस तरीके की बात सुनती है तो सबसे पहले नीरज आनंद को इसी सोमवार को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद मुझसे सख्ती से पूछताछ करती है। तो नीरज आनंद जो है वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है और जो हत्या में जो चाकू जो उसने यूज़ किया था वो भी पुलिस को बताता है। वो चाकू पुलिस बरामद कर लेती है। बहरहाल दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि एक ऐसा कत्ल था, इस कत्ल के अंदर एक 44 साल का व्यक्ति है, उसके प्रेम संबंध हो गए होंगे एक 22 साल की लड़की से, लेकिन जब उस लड़की की शादी हो जाती है तो इस 44 साल के व्यक्ति को चाहिए था कि ये उस महिला से, उस लड़की से दूर हो जाए। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हो सकते हैं प्रेम संबंध, अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन अगर उसकी शादी हो गई थी तो इन सारी चीज़ों से पीछे हट जाना चाहिए था। क्योंकि नीरज शर्मा का भी परिवार होगा, उसकी भी शादी हुई होगी अगर 44 साल उम्र है। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन जिन लोगों के भी कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि उन लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़े जाएं। तो दोस्तों, कल के दिन हमारे वीडियोस पे जो कमेंट्स आए हैं इसमें फैशन डिज़ाइनर है, लिखते हैं भैया जी आपका जो पूरा कहानी है अभी हम सुने नहीं हैं क्योंकि कहानियाँ छूट गई थी। तो प्रिंस फैशन डिज़ाइनर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी पुरानी कहानियों को भी देख रहे हैं। उसके बाद प्रिंस अली हैं, 2 हार्ट बनाते हैं, भैया धन्यवाद। नासिर पठान जी हैं जो 3 हार्ट बनाते हैं, भैया नासिर पठान जी आपका धन्यवाद। कुंदन पाल जी हैं, लिखते हैं मलिक सर मैं भी पुणे से हूँ और आज आपने पुणे की कहानी सुनाई है, पहली बार पुणे की कहानी सुनी है मैंने आपके मुंह से, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुंदन पाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। अनुज गोदारा जी हैं, ये लिखते हैं नमस्कार सर, आज की कहानी मैं 5 बजे सुनी है, ये कहानी बहुत तरीके से सुनाई है, आपका धन्यवाद। अनुज गोदारा जी आपने अपना प्यारा सा कमेंट्स किया, अपना प्यार दिखाया, धन्यवाद। उसके बाद में साहिल हैं, लिखते हैं लव यू और शाहबुद्दीन इनका नाम है, तो भैया आपका धन्यवाद। उसके बाद में ज्ञान सिंह जी हैं, हमारे बहुत ही प्यारे रिस्पेक्टेबल पर्सन हैं। मलिक साहब सत श्री अकाल, तो ज्ञान सिंह जी सत श्री अकाल, आप कैसे हैं। उसके बाद में सुनील झाकर नाम से आईडी है और ये इनका नाम है सुनील चौधरी, जो कि सेंट्रल जेल बीकानेर से हमारी कहानी सुनते हैं, भैया धन्यवाद। उसके बाद में अजित कुमार जी हैं, लिखते हैं सर बहुत बेसब्री से आपकी कहानी का इंतज़ार करता हूँ सर, आपकी क्राइम स्टोरी इतना कॉन्फिडेंस से सुनाते हैं मानो ऐसा लगता है कि क्राइम सीन आपकी आंखों के सामने हुआ हो। तो अजीत कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तरीके से प्यार देने के लिए। सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं कैसी मोहब्बत है भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी शियाना बुलंदशहर से, तो आप दोनों पति पत्नी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। उसके बाद में मोहम्मद इकबाल हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ रहा है, सुविधाएं बढ़ रही हैं, वैसे वैसे रिश्तों का मूल कम होता जा रहा है, इसी का नतीजा है कि अपराध बढ़ रहे हैं। तो मोहम्मद इकबाल जी आपने प्यारा सा कमेंट्स किया, धन्यवाद। रियाज खान है, लिखते हैं हाय सर कैसे हैं आप, मैं रियाजुल हक किशनगंज बिहार से हूँ, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो भैया आपका धन्यवाद। सोनू धीमान है, लिखते हैं पंजाब पठानकोट से हमारी कहानी सुनते हैं, गुरदासपुर से, तो सोनू धीमान जी आपका धन्यवाद। उसके बाद में यूज़र हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं मोहम्मद फराज कुवैत से आपकी कहानी सुनता हूँ और आपसे काफ़ी कुछ सीखने और समझने को मिलता है किस तरीके से क्राइम से दूर रहना चाहिए, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जाहिद जी हैं, लिखते हैं मलिक जी सब जल्दी 20 के हो जाएगा, तो जाहिद जी आपका जो कमेंट्स है आज बहुत दिनों के बाद आया है और जैसे ही आपका कमेंट्स आएगा तो हम लोग बहुत जल्द 20 के पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद में MD हक हैं, लिखते हैं सर कभी कभी मोटिवेशनल स्टोरी भी सुनाओ, तो भाई हम क्राइम की स्टोरी सुनाते हैं और मोटिवेशनल हमारा काम है नहीं क्योंकि हम कर नहीं पाएंगे। मोटिवेशनल अगर आप देखना है तो आप सुन सकते हैं, संदीप महेश्वरी जी को सुन सकते हैं। उसके बाद में JK थारू हैं, लिखते हैं सर मैं कुछ गुजरात से हूँ और मेरा नाम लेना, JK थारू इनका नाम है और ये कुछ गुजरात से हमारी कहानी सुनते हैं, भैया धन्यवाद। विनोद खटक हैं, लिखते हैं आई लव यू भाई जी, तो भाई लव यू। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये ब्रजेश
क्या ब्रजेश विश्वकर्मा है, लिखते हैं आपका पुराना चैनल क्यों डिलीट हो गया था? भाई अचानक से यूट्यूब की नज़र में खटक गया और हमें बेरोजगार कर दिया। उसके बाद में नवजोत सिंह है, लिखते हैं शादी कर देनी चाहिए थी। उसके बाद में नंदिनी कुमारी हैं, लिखते हैं यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है। अच्छा, मैंने आपसे बात भी कर ली थी। उसके बाद में साबिर अली जी हैं जो अपना कमेंट्स करते हैं, उर्दू में लिखा है मुझे नहीं आती है। उसके बाद में चंद्र कक्कड़ हैं, लिखते हैं भाई हैव नेवर सीन बिफोर इन दिस स्टेट, यू आर नॉट फीलिंग वेल ब्रदर, टेक ब्रेक एंड गिव योर सेल्फ रेस्ट एंड रिकवर, यू आर नॉट कॉम्बेड योर हेयर टू सीम्स। भाई क्या बात कर रहे हो आप, किस किस तरीके से आप लोग कमेंट्स करते हैं। भाई मेरा जो हेयर स्टाइल है वो ऊपर को मैं बाल काटता हूँ तो आपको शायद दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन आप जो कह रहे हैं एक बार आप अपने वर्ड्स पे गौर कीजिएगा कि आप किस तरीके की बात कर रहे हैं। खैर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना प्यारा सा कमेंट्स हमारे साथ में साझा किया, और आपका जो प्यार है ये हमारे साथ लगातार बना हुआ है। और सर्दी का समय चल रहा है तो आवाज़ तो थोड़ी सी चेंज हो गई है, क्योंकि इस समय मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी हो रखी है। तो उत्तर भारत के अंदर जो सर्दी है ये काफ़ी ज़्यादा कड़क है। बहरहाल दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो आप लोग के आए थे, और आप लोग के कमेंट्स पढ़ना मुझे काफ़ी अच्छा इसलिए लगता है कि आप लोगों से एक तरीके से आप लोग मेरी फैमिली की तरह हैं। तो फैमिली से बात करता हूँ, उनके नाम लेता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अगर आप लोग भी कोई कमेंट्स करना चाहते हैं ज़रूर से ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।